हेलो दोस्तों, मैं आज आपको फ्रेंच टीवी सीरीज के अगले 4 एपिसोड यानी कि एपिसोड 7, 8, 9 और एपिसोड 10 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले भी पिछले 6 एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन की है और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें एक न्यू कैरेक्टर कैप्टन लोब को दिखाया जाता है, जो किसी एक पोर्ट पर रेड मारने गया होता है, लेकिन रेड में उसे कुछ खिलौनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट डे वो इस पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट ब्रॉयल्स को दे रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां पता चलता है कि एक अजीब सा क्रीचर उसके हार्ट से लिपटा हुआ है। ब्रॉयल्स इसे तुरंत डॉक्टर वॉल्टर के पास भेज देता है। डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि वो क्रीचर पानी में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किसी ने जीन मॉडिफिकेशन की हेल्प से उस छोटे से सूक्ष्म जीव को एक बायोपिन में बदल दिया है, जो किसी की बॉडी में जाते ही अपना साइज बढ़ा कर लेता है। उस क्रीचर के डीएनए मैपिंग करने पर उन्हें एक कोड भी मिला होता है, जिसे क्रैक करने पर ZFT नाम का सामने आता है। ZFT एक बहुत ही बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की इंटरनेशनल मार्केट में इलीगल बिजनेस करती है। ब्रोल्स ओलिविया को उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इकलौते पकड़े जाने वाले आदमी डेविड जोन्स के बारे में बताता है, जो खुद एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है। वो जर्मनी के एक जेल में बंद होता है। ओलिविया उससे मिलने जर्मनी चली जाती है और अपने एक पुराने फ्रेंड की हेल्प से उस जेल तक पहुंच जाती है। लेकिन जोन्स की एक कंडीशन होती है। वो अपने एक कलीग जोसेफ स्मिथ से बात करना चाहता था। वो जोसेफ से बात करने के बाद ही ओलिविया से कोई बात करेगा। ओलिविया तुरंत इसके बारे में पीटर को बताती है। इत्तेफाक से ब्रॉयल्स और फ्रांसिस भी जोसेफ स्मिथ को किसी और केस के लिए अरेस्ट करने गए होते हैं। वहाँ जोसेफ भागने की कोशिश कर रहा होता है और इसी चक्कर में उसे एक गोली सर में लग जाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। जोसेफ की डेड बॉडी देखकर पीटर अब हताश हो जाता है, लेकिन इस शो में जब तक डॉक्टर वॉल्टर हैं कोई मर नहीं सकता बिना अपना काम पूरा किए। डॉक्टर वॉल्टर पीटर के दिमाग को जोसेफ स्मिथ से कनेक्ट करवा देते हैं और इधर ओलिविया जोन्स को अपना सवाल पूछने को बोलती है। जोन्स पूछता है, वेयर डज द जेंटलमैन लिव, जिसका जवाब पीटर देता है, लिटिल हिल, जो कि एक रियल लाइफ प्लेस होती है। ये जवाब सुनकर जोसेफ स्मिथ उस क्रीचर को हटाने का फॉर्मूला ओलिविया को बता देता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से डॉक्टर वॉल्टर उस क्रीचर को कैप्टन लॉब की बॉडी से निकाल देते हैं, जिसके बाद कैप्टन लॉब को एक नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया जाता है। जब सब लोग कैप्टन लॉब की जान बचाने के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो कैप्टन लॉब और उसकी वाइफ ने ही प्लान किया था। कैप्टन लॉब ने जानबूझकर उस क्रीचर को अपने अंदर इंजेक्ट किया, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन के चलते सब लोग जॉन्स तक पहुंच जाए। और यहाँ होता है एपिसोड 7 एंड। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें बेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने फादर के साथ घर कार से जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। बेन के फादर उसे अबला नारी समझकर उसकी हेल्प करने चले जाते हैं। वो जैसे ही कार ठीक करने के लिए उसका बोनट ऊपर उठाते हैं, अंदर से कई लाइट्स जलने लगती हैं, जिसे देखकर वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो अबला नारी बेन को किडनैप करके लेके भाग जाती है। बताइए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। और एज यूजुअल बेन के फादर इसकी रिपोर्ट पुलिस में करते हैं और पुलिस ये केस FBI को दे देती है। ये केस भी ब्रॉयल्स ओलिविया और डॉक्टर वाल्टर को देता है। वो ये भी बताता है कि इस किडनैपर की हुलिया जैसी लड़की ने पिछले 10 सालों में कई और लोगों को किडनैप किया था। इससे पहले वे सभी किडनैपिंग में विक्टिम अपने फील्ड के जीनियस होते हैं और बैन भी जीनियस होता है। वो एक न्यू म्यूजिक पीस पर काम कर रहा होता है। तभी डॉक्टर वॉल्टर क्रिसमस लाइटिंग के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर बॉल चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक उसने लाइट वाली बात किसी को नहीं बताई होती है। डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि ग्रीन और येलो लाइट्स को एक सर्टेन पैटर्न में फ्लैश करने से किसी भी आदमी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और इसके बारे में उन्हें सेंट क्लेयर मेंटल हॉस्पिटल के एक मरीज ने बताया था, जहां वो भी बंद थे। ब्रॉयल्स उस मरीज के कमरे की पिक्चर मंगवाता है, जिसमें उन्हें दीवार पर कई इक्वेशन बना हुआ दिखाई देता है। पीटर उस इक्वेशन को देखकर उन्हें डॉक्टर वॉल्टर की हेल्प से म्यूजिकल नोट्स में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें पियानो पर प्ले करने लगता है। सरप्राइजिंगली ये वही म्यूजिक पीस होता है जिसे बेन बना रहा होता है। इस मिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानने के लिए डॉक्टर वॉल्टर फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं और उस मरीज से बातें करते हैं। डॉक्टर वॉल्टर को वो मरीज बताता है कि उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज करके मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया था। वो उसे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फोर्स कर रही थी। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि उस किडनैपर ने उसे एक लाल रंग के किले में कैद करके रखा था। इधर पीटर भी अपना दिमाग लगाकर उस किडनैपर की लोकेशन पता लगा लेता है और ओलिविया पीटर और डॉक्टर वॉल्टर की हेल्प से बेन तक पहुंच जाती है। उस किडनैपर ने बेन को भी हिप्नोटाइज करके उससे वो म्यूजिकल पीस कंप्लीट करने के लिए फोर्स कर रही होती है और बेन वो म्यूजिकल पीस बना भी लेता है। इसी समय वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये देखकर किडनैपर ओलिविया और पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से डायरेक्ट कैप्टन लॉब के पास एक सीक्रेट हाइडआउट में जाती है और कैप्टन लॉब को उस म्यूजिक से बने इक्वेशन को दे देती है। कैप्टन लॉब उस इक्वेशन को एक डिवाइस में एंटर करता है, जिससे एक और डिवाइस एक्टिव हो जाती है। उस डिवाइस की हेल्प से वो एक तिजोरी को बिना खोले उसके दीवारों के अंदर से तिजोरी में रखे सेब को निकाल लेता है।
यानी कि उस इक्वेशन और उस डिवाइस की हेल्प से दीवार के आर पार जाया जा सकता था। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता तो चल जाता है कि वो इक्वेशन सही था। इसके बाद कैप्टन लोब उस किडनैपर लेडी को मार देता है और एपिसोड 8 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 9 के स्टार्ट में मासिव डायनामिक के ऑफिस से होती है। यहाँ मासिव डायनामिक का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने कलीग को कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। प्रेजेंटेशन के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तब मिस्टर यंग को मीटिंग रूम में एक बटरफ्लाई दिखती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस बटरफ्लाई को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बटरफ्लाई के विंग्स काफ़ी शार्प होते हैं, यानी कि तेज और धारदार, जिससे उसके गले पर एक कट लग जाती है। गुस्से में वो उस बटरफ्लाई को मार देता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ कई सारे बटरफ्लाई आ जाती हैं, जिससे भागने के चक्कर में वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओलिविया को मिलती है। ओलिविया सबसे पहले नीना शार्प से बात करती है और फिर मार्क यंग के घर जांच करती है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिस पर मोनार्क लिखा होता है। इस सीन को याद रखिएगा, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यहाँ एक और बात खास होती है, ओलिविया को फिर से जॉन दिखाई देने लगता है। मार्क की बॉडी की जांच करने पर डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि मार्क की बॉडी पर पाए गए सभी कट्स उसकी बॉडी के अंदर से लगे हैं, क्योंकि उसके शर्ट पे कोई भी कट का मार्क नहीं होता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बताते हैं कि मार्क यंग को एक स्पेशल टाइप का पॉइजन दिया गया था, जिसके चलते वो कई चीज़ों को हेलुसिनेट यानी कि इमेजिन करने लगा था, जिसके कारण उसकी बॉडी ने खुद ही वो कट डेवलप कर लिए थे। रात को ओलिविया को फिर से जॉन की मेमोरी से एक एड्रेस का पता चलता है। जब ओलिविया उस एड्रेस पर जाकर चेक करती है तो उसे बहुत सारे फ्रॉग मिलते हैं। जब बाद में डॉक्टर वॉल्टर उन फ्रॉग्स को चेक करते हैं तो ये रिवील होता है कि इन्हीं फ्रॉग के वेनम से उस पॉइजन को बनाया गया था, जिसके चलते मार्क यंग की जान गई थी। यहाँ ये बात भी क्लियर थी कि जॉन भी मार्क यंग और उसके पॉइजन दोनों के बारे में कुछ तो जानता था। जॉन की मेमोरी को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए ओलिविया फिर से डॉक्टर वॉल्टर की हेल्प से उस मेमोरी टैंक में एंटर करती। जॉन की मेमोरी में ओलिविया को जॉन के साथ मार्क यंग भी दिखाया जाता है। इसके साथ दो और लोग होते हैं। वो एक मीटिंग कर रहे होते हैं। मीटिंग के बाद जॉन एक आदमी को वही मार देता है, यानी कि उन चारों में से 3 लोग अब कंफर्म डेड थे। इसलिए टैंक से बाहर आते ही ओलिविया उस चौथे आदमी का स्केच बनवाती है और सब लोग उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी ओलिविया को मार्क यंग की डायरी का ध्यान आता है। वो मोनार्क वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करती है और कॉल करती है। सरप्राइजिंगली ये उसी फोर्थ पर्सन का नंबर होता है। ओलिविया तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करके अरेस्ट कर लेती है, लेकिन एक माइनर एक्सीडेंट कारण उसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में वो ओलिविया को बताता है ये सब मासिव डायनेमिक ने ही कराया था, क्योंकि मार्क यंग कंपनी के सीक्रेट्स ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। ये सुनकर ओलिविया डायरेक्ट मासिव डायनेमिक के ऑफिस चली जाती है और वो नीना साहब से क्वेश्चन लगते हैं कि क्या उसने मार्क यंग को मरवाया है, लेकिन वो डायरेक्ट मना कर देती है और इधर उस फोर्थ पर्सन को भी हॉस्पिटल में कोई मार देता है उसी पॉइजन से। और यहाँ होता है एपिसोड 9 एंड। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन लोब अपने कुछ साथियों के साथ एक बैंक रॉबरी करते हुए दिखाया जाता है। वो एपिसोड 8 में बेन की हेल्प से बनाई हुई हाईटेक डिवाइस की हेल्प से लोकर की दीवार के आर पर चले जाता है और लोकर के एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को चुरा लेते हैं। यहाँ निकलते समय टाइम कम होने के कारण दीवार के बीच में ही एक आदमी फंस जाता है। कैप्टन लोब उससे वहीं गोली मार देता है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन एज यूजुअल ब्रॉयल्स डॉक्टर वॉल्टर एंड टीम को उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ वो बताता है कि इसी तरह की चोरी 3 अलग अलग शहरों में भी हुई है। ओलिविया जब उस दीवार में फंसे डेड पर्सन को देखती है तो उसे तुरंत पहचान जाती है। वो उसका नाम राहुल बना बताती है। इसके बारे में और भी पता करने वो राहुल के घर जाती है। वहाँ वो राहुल की एक्स वाइफ से मिलती है। वहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि राहुल को ओलिविया ने जॉन स्कॉट जानता था। इसका मतलब ओलिविया को अब अपने और जॉन की मेमोरी में कोई फर्क नहीं पता चल रहा होता है। इधर लैब में डॉक्टर वॉल्टर बैंक रॉबरी के तरीके को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, मॉलिक्यूलर लेवल पर उनके बीच काफ़ी स्पेस होता है। उन रॉबर्स ने हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन का यूज़ करके वॉल के मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर दिया था। इसी कारण से वो दीवार के आर पर जा पाए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो मस्त सा डेमो भी देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इस तरह से दीवार के आर पार जाने के कारण उन चोरों की बॉडी रेडियो एक्टिव भी हो चुकी है। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है। वो बताती है कि सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स 30 साल पहले रखे गए थे। ओलिविया और पीटर राहुल के बारे में और जानने के लिए उसके एक फ्रेंड के बार में जाते हैं। वहाँ उन्हें यह पता चल जाता है कि राहुल आर्मी छोड़ने के बाद एक हॉस्पिटल में एडमिट था। यही बातों ही बातों में ओलिविया पीटर को सारे चोरी हुई डिपॉजिट बॉक्स का नंबर बताने लगती है, जिसे सुनकर पीटर उसे लेकर तुरंत डॉक्टर वॉल्टर के पास आ जाता है। ये वही नंबर होते हैं जो वॉल्टर रोज सोने से पहले रिपीट करता था, यानी कि वो सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स वॉल्टर के थे। इसके बाद हमें जर्मनी के जेल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डेविड जोन्स कैद था। वो अपने वकील से बात कर रहा होता है। इनकी बातों से ये पता चल जाता है कि ये सारी चोरियां डेविड जोन्स ने कैप्टन लॉब से करवाई होती है। जोन्स अपने वकील को नेक्स्ट मीटिंग में कुछ अनयूजुअल चीज़ें लाने को बोलता है
और ओलिविया को किडनैप करने को भी बोल देता है। इधर ओलिविया राहुल के हॉस्पिटल से उसके बाकी दोस्तों का पता लगा लेती है और उनके लोकेशन ट्रेस करके उसे नेक्स्ट बैंक जहां वो चोरी करने वाले होते हैं उसका पता चल जाता है। लेकिन जब तक ओलिविया बैंक तक पहुंचती, कैप्टन लोग उसके साथी चोरी कर चुके होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। ओलिविया उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इंटरोगेशन में वो बताता है कि उनके लीडर के बारे में उसे तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो लिटिल हिल फील्ड में रात में कुछ बड़ा करने वाले हैं। ओलिविया सबके साथ लिटिल हिल के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में कैप्टन लोब के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर जर्मन जेल में डेविड जोन्स का वकील उसकी सारे रिक्वेस्टेड चीज़ें लेकर आ जाता है, लेकिन डेविड उसे ही मारकर उसके कपड़े पहनकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। इधर लिटिल हिल फील्ड में कैप्टन लॉब उस सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से मिली चीज़ों को असेंबल करके एक डिवाइस बनाता है, जो कि एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से कैप्टन लॉग डेविड जोन्स को जर्मनी के जेल से टेलीपोर्ट करके वहाँ ले आता है और एपिसोड 10 यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।